हम लोग घटना चक्र का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों या दर्शनों में कौन सा प्रमुख विभेदक लक्षण है? ए. ईश्वरीय सत्ता में आस्था, बी. पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी. वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, डी. नरक, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो हम लोग जानते हैं आस्तिक वे होते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं और नास्तिक वे होते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? इसका क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता था? ए ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है कपिल, सी ऑप्शन है रामानुज और डी ऑप्शन है पतंजलि। हम जानते हैं प्रच्छन्न बौद्ध शंकर को कहा जाता था। शंकर वैष्णव धर्म के संस्थापक थे वहाँ असम में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। दूसरा है शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। तीसरा है गुप्त काल 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। चौथा है भारत में मुसलमान सुदृढ़ शासन का युग सन 1192 ईस्वी मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार से शुरू हुआ। कूट है ए ऑप्शन 1 एवं 2, बी ऑप्शन है 2 एवं 3 एवं 4, सी ऑप्शन है 1, 2 एवं 3, डी ऑप्शन है 1, 2, 3 एवं 4। तो हम इसको देखें, विक्रम संवत 1858 ईस्वी पूर्व से माना जाता है और शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ, सही है। और गुप्त काल सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी सही है। ये जो भारत में मुसलमानों का सुदृढ़ शासन है ये 1192 से ना होकर 1194 से है, जब जयचंद हारता है तब से, जयचंद से की हार से होता है। तो हमारा ये चौथा गलत है, 1, 2, 3 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखें हम, बराबर की गुफाएं बिहार किस शासक से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें बराबर की गुफाएं जो है इसको अशोक ने बिहार में बनवाया था, नागार्जुनी पहाड़ियों में बिहार में बनाया था बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों पे, तो अशोक ने बनवाया था। इसका ऑप्शन होगा। इन्होंने चार गुफाएं बनवाई थी, कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी थी। इसको आजीविकों को रहने के लिए बनवाई थी, आजीविकों के लिए उन्होंने बनवाया था। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बर्तन संस्कृतियों पोट्री कल्चर्स का सही कालानुक्रम प्राचीन से उत्तरकालीन चुनिए। पहला ऑप्शन है ए उत्तर भारतीय कृष्ण चूर्णित मृदभांड NBP, चित्रित धूसर मृदभांड PGW, गेरुआ रंजित मृदभांड OCP। दूसरा ऑप्शन है बी गेरुआ रंजित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तर भारतीय कृष्ण चूर्णित मृदभांड। सी ऑप्शन है चित्रित धूसर मृदभांड, गेरुआ रंजित मृदभांड, उत्तर भारतीय कृष्ण चूर्णित मृदभांड। और डी ऑप्शन है गेरुआ रंजित मृदभांड, उत्तर भारतीय कृष्ण चूर्णित और चित्रित धूसर मृदभांड। अगर इसका उत्तर हम देखें, पहले सबसे पहले OCP था, फिर PGW हुआ और NBPW हुआ। तो इस तरीके से गेरुआ रंजित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड के बाद क्या हुआ, उत्तर भारतीय कृष्ण चूर्णित मृदभांड आया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको बड़ा करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा अधोलिखित कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ दिया है, सूची 2 में लेखक दिया है। ए ऑप्शन ए पे लिखा हुआ खुलासत उत तवारीख, बी पे लिखा है लुब्ब उत तवारीख, सी पे लिखा है फुतुहात ए आलमगीरी, डी पे लिखा है नुक्स ए दुलगुसा। और लेखक में 1 नंबर पे भीमसेन बुरहानपुरी, 2 नंबर पे ईश्वरदास नागर, 3 नंबर पे राय वृंदा और 4 नंबर पे सुजान राय भंडारी खत्री लिखा हुआ है। अगर इसका मिलान करें हम तो खुलासत उत तवारीख जो है ये सुजान राव भंडारी का है और
लुब्ब उल तवारिक जो है ये राय वृंद का है। फुतूहात ए आलमगीरी ईश्वरदास का है। और नक्श ए दुलगुसा किसका है? भीमसेन जोशी का। इस तरह से मिलान करें 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध है? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी और डी ऑप्शन है औरंगजेब। ये जो कथन था ये शेरशाह सूरी का था, तो शेरशाह सूरी ने इसको कहा था। 8वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को नवीन सिकंदर ए सानी सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता था? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सिकंदर ईसानी जो कहा जाता था वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। 9वां क्वेश्चन है, एक सूची में विद्रोह दिया है, दूसरी सूची में उसका समय दिया है, मिलान करना है। ए पे है रंपा विद्रोह, बी पे पवना किसान विद्रोह, सी पे नील बंगाल विद्रोह और डी पे जयंतिया विद्रोह। तो अगर हम मिलान करें रंपा का, तो रंपा जो होता है 1879-80 में हुआ था। फिर पवना की बात करें, पवना जो था 1873 से 76 के बीच था। फिर बंगाल नील विद्रोह जो था 1859 से 60 के बीच था। और जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। तो मिलान हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबद्ध है? ए ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, बी ऑप्शन है सैयद अहमद, सी ऑप्शन है रॉबर्ट और डी ऑप्शन है कूपलैंड। इसको हम लोग बहुत प्रचलित कथन है, इसको आर.सी. मजूमदार ने कहा था, हम लोग इसको जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 हो गया। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मिलान करता है, एक तरफ विद्रोह दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। ए पे है कुकी विद्रोह, बी पे है कूका विद्रोह, सी पे है पवना कृषक विद्रोह और डी पे है बिरसा मुंडा विद्रोह। तो कुकी आप जानते हैं कहाँ है? त्रिपुरा में है। कूका पंजाब में, पवना बंगाल में और बिरसा मुंडा बिहार में। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर पे। इसमें भी मिलान करना है, एक तरफ वर्ष दिया है, दूसरी तरफ विकास दिया हुआ है। औपनिवेशिक क्वेश्चन है, सूची 1 में वर्ष, दूसरे सूची 2 में औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन हल करना हो तो वीडियो को पॉज करके पहले हल कर लीजिए, उसके बाद मिलाइए। तो 1854, 1882, 1904, 1917। और दूसरे विकास में लिखा है 1 नंबर पे शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, 2 पे लिखा है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, 3 पे लिखा है हंटर शिक्षा आयोग और 4 पे लिखा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो अगर हम इसको मिलान करें तो 1854 में जो आया था वो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, 82 में हंटर आयोग आया था, 4 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था और 17 में सैडलर आयोग आया था। इस तरीके से मिलान करें तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचिका समाप्त की और प्रांतीय विधानसभाओं में 71 सीटें तथा केंद्रीय विधानसभा में 18 सीटें आरक्षित की। दूसरा कथन है, इस समझौते के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों को दोहरा मत का अधिकार मिला। तीसरा कथन है, पूना पैक्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 में आरक्षण प्रावधानों का आधार माना जाता है। सही विकल्प चुनना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन है 1 2 और 3 सभी सही हैं और डी ऑप्शन है केवल 3 सही है। अगर हम इसका देखें तो पूना पैक्ट में जो हुआ था, पृथक निर्वाचन समाप्त हुआ था और प्रांतीय विधानसभाओं में 71 से बढ़ाकर 148 सीटें रिजर्व की गई थी और ये 18 सीटें न होकर 18% सीटें रिजर्व हुई थी। तो पहला कथन गलत है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों को दोहरा मत नहीं था, सिंगल मत था, ये भी गलत हो गया।
और पूना पैक्ट में हम देखते हैं आरक्षण जो है SC/ST और इनको आरक्षण 330 और 332 में दिया गया है, तो हमारा तीसरा कथन सही हो जाएगा। इस तरह से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइमन कमीशन 1928 की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वैसी ही थी जैसी। ए ऑप्शन है डांडी मार्च की भूमिका भारतीय किसान आंदोलन में। बी ऑप्शन है जलियांवाला बाग कांड की भूमिका असहयोग आंदोलन में। सी ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929 की भूमिका पूर्ण स्वराज घोषणा में। और डी ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में। तो अगर साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन जिस प्रकार जलियांवाला बाग कांड के विरोध में असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैला, उसी तरीके से साइमन कमीशन के बाद भी पूरे देश में आंदोलन फैला। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर पे सही काल क्रमांक चुनिए। पहले एक पे लिखा है हिमालय पर्वत का निर्माण, 2 पे लिखा है दक्कन ट्रैप का निर्माण, 3 पे लिखा है पश्चिमी घाट का निर्माण उत्क्षेपण और 4 पे लिखा है इंडो गैंगेटिक मैदान का निर्माण। इसको क्रम से करना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, मतलब दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप जब उत्तर की ओर खिसक रहा था, तो जब उसका भारत इसे यूरेशियन प्लेट से टक्कर होने के कारण पश्चिमी घाट का उत्थान हुआ, तो 2 नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद टक्कर होने से 3 नंबर पे हिमालय बना और हिमालय के पश्चात गंगा का मैदान बना, तो ये 4 नंबर पे हो जाएगा। मिलान कर लीजिए 2 3 1 4 2 3 1 4 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए पे है ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन बी पे है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और सी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। डी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर को अगर हम देखें, तो ये हमारा जो है, ये पहला दोनों एक ही अक्षांश पे हैं और वो उसका आगरा का तापमान 16 डिग्री और दार्जिलिंग का 4 होता है, ये सही है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुंदरबन पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक महत्व का है, इसका तुलनात्मक उदाहरण किस क्षेत्र के साथ सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन है अमेजन बेसिन के वर्षावन, बी ऑप्शन है नाइल नदी का डेल्टा, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ और डी ऑप्शन है रूस की टैगा वन पट्टी। तो हम देखें जो सुंदरबन है वो गंगा डेल्टा के मुहाने पे है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मुहाने पे है। तो इसी तरीके से जो इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण होगा वो नाइल का डेल्टा हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 में उद्योग दिया है, सूची 2 में स्थान दिया है, दोनों को मिलान करना है। ए पे दिया है कागज, बी पे सीमेंट, सी पे लोहा और इस्पात, डी पे खनिज तेल शोधनशाला और स्थान पे दिया है 1 नंबर पे अम्बाला मुकुल, 2 नंबर पे भिलाई, 3 नंबर पे टीटागढ़ और 4 नंबर पे लखेरी। तो कागज जो बनता है ये बनता है टीटागढ़ में, सीमेंट लखेरी में बनता है, लौह इस्पात भिलाई में और तेल शोधन कारखाना अम्बाला मुकुल में बनता है। अब मिलान करें तो 3 4 और 2 1, 3 4 2 1 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा था? 18 नंबर के बाद 19 नंबर पे चलते हैं। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण है? पहला कथन है रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। दूसरा कथन है मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है।
तीसरा कथन है रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक टन किमी लागत सस्ती है। और चौथा ऑप्शन है रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों तथा दुपहिया वाहनों से होता है। कूट है ए ऑप्शन 1, 2 और 3 सही, बी ऑप्शन 1, 2 और 4, सी ऑप्शन 1, 3 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो अगर हम इसको देखें तो रेल परिवहन सस्ता है और इसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है, बिल्कुल सही है। और मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार बहुत है। रेल परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति रेलवे द्वारा संभव होना सही नहीं है, ये भी बात सही है। सड़क परिवहन प्रति एकक लागत सस्ती है, नहीं सड़क परिवहन तो महंगा है, लेकिन हर जगह रेल नहीं पहुंच सकती, इस वजह से इसके वैल्यू है। और रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं जितना कारों, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के पूर्वी राज्यों में धान की कई किस्में केवल मानसून आधारित वर्षा पर निर्भर हैं। कारण है पूर्वी भारत की मिट्टी की जलधारण क्षमता कम होती है। सही कोड का चयन करें। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है केवल ए सही और डी है केवल आर सही। इसमें हम देखें तो पूर्व की भारत की जो मिट्टियां हैं उनकी जलधारण क्षमता कम नहीं है, अधिक है, तो दूसरा गलत हो गया, मतलब पहला सही, केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। झरिया में मिलता है कोयला तो सिंहभूम में क्या मिलेगा? सिंहभूम में लौह अयस्क मिलता है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर है अत्यधिक ऊंचाई पर बादलों को क्या कहा जाता है? ए कपासी मेघ, बी पछाड़ मेघ, सी स्तरीय मेघ और डी उच्च स्तरीय बादल। अगर हम देखें सबसे ऊंचाई पे जो बादल होते हैं उनको पच्छाद मेघ कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिकों ने अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण की कमजोरी पर चेतावनी दी है। यदि AMOC पूरी तरह ढक जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव सही रहेगा? ए ऑप्शन है यूरोप में शीत लहरें बढ़ेगी और पश्चिमी अफ्रीका में मानसून कमजोर हो जाएगा। ये अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग की बात कर रहा है। बी है यूरोप में वर्षा बढ़ेगी और एशिया में मानसून मजबूत होगा। सी ऑप्शन है अमेजन बेसिन में आर्द्रता बढ़ेगी और सहारा रेगिस्तान में हरियाली आएगी। और डी ऑप्शन है भारत में मानसून स्थिर रहेगा और इंसो घटनाएं कम होंगी। इसको देखें तो ये जो अटलांटिक मेडिटेरेनियन ओवरटर्निंग है, इससे यूरोप में शीत लहरें बढ़ जाएंगी और पश्चिम अफ्रीका में मानसून कमजोर हो जाएगा। 23 नंबर के बाद 24 नंबर पे चलते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक होती है। ए ऑप्शन है साफ मौसम का, बी ऑप्शन है तूफान का, सी ऑप्शन है बर्फबारी का और डी ऑप्शन है भारी वर्षा का। तो हम जानते हैं कि जब बैरोमीटर में एक बैरोमीटर के तल में अचानक गिरावट आती है तो इससे तूफान का सूचक होता है, तो इससे तूफान का अनुमान लगता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में। मेकांग नदी पर बनने वाली एकाधिक हाइड्रो पावर परियोजनाएं क्षेत्रीय विवाद का कारण है। इसका सबसे बड़ा भू राजनीतिक प्रभाव किस रूप में दिखता है? ए ऑप्शन है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जल विभाजन, बी ऑप्शन है लाओस और वियतनाम के बीच तटीय क्षेत्र विवाद, सी ऑप्शन है चीन के ऊपरी बांध और निचले प्रवाह वाले देशों की कृषि पर संकट और डी ऑप्शन है म्यांमार और लाओस के बीच सीमा जल संघर्ष। तो जो मेकांग नदी है ये तिब्बत साइड से निकलकर कंबोडिया लाओस होते हुए वियतनाम में जाके दक्षिण चीन सागर में मिलती है। तो अगर इसको देखें तो इससे क्या होगा, अगर बांध बना दिया जाएगा, हाइड्रो पावर बांध बना दिया जाएगा, तो इससे चीन के ऊपर बांध बनेगा और निचले देशों की कृषि पर संकट आ जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य की सीमा बदलने के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार करें। अभिकथन ए है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। कारण आर है संसद को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है।
तो सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसको देखें तो ये बात सही है कि सीमा बदलने के लिए राष्ट्रपति संसद को कहता है और संसद संबंधित राज्य के विधानमंडल से प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। और संसद राज्य विधानमंडल प्रस्ताव मानने के लिए अनिवार्य नहीं है, तो ये भी सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं, बशर्ते व्याख्या नहीं हो रही है। 27 नंबर देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो ए ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 और डी ऑप्शन है 22 जुलाई 1948। तो हम जानते हैं जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ए ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, बी ऑप्शन है 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकार का शुरू किया जाना, सी ऑप्शन है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, डी ऑप्शन है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। तो हम जानते हैं द्वैध शासन में हस्तांतरणीय और 2 विषय बनाए गए थे, तो विषयों के 2 प्रवर्ग जो बने थे उसी के आधार पर होता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? ए ऑप्शन है नीलम संजीवा रेड्डी, बी ऑप्शन है आर वेंकटरमन, सी ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी ऑप्शन है जाकिर हुसैन। हम जानते हैं नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध में निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे और ये कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर थे। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 के बाद 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पहली लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को 1969 में मान्यता दी गई। तीसरा कथन है लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75% सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो हम इसको अगर देखें तो इसमें पहली जो सबसे बड़ा दल था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये सीपीआई कहा जाता है इसको। इसने 16 सीटें प्राप्त की थी, तो सबसे बड़ा दल स्वतंत्र पार्टी ना होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये गलत हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का 1959 में मान्यता दी गई, बिल्कुल सही है। और तीसरा है लोकसभा में किसी दल के लिए न्यूनतम 75 सदस्य नहीं, 1/10 सदस्य, तो 550 का 1/10 कर लीजिए तो 55 सदस्य होने चाहिए नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए, तो ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन केवल 2 सही हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई परामर्श राय बाध्यकारी होती है। तीसरा है भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का रक्षक माना जाता है। सही विकल्प चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 4 सही है, बी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4 सही है, सी ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है, डी ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4 सही है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सेवानिवृत्त आय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष है, बिल्कुल सही है। ये जो 143 तहत राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है वो बाध्यकारी ना होकर सलाहकारी है, ये गलत है। और भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सिफारिश नहीं मानते, कलेजियम की सिफारिश मानते हैं, कलेजियम की व्यवस्था की सिफारिश मानते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और ये सही है, मूल अधिकारों के तहत 32 के तहत रक्षण करता है, 1 और 4 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम,
चुनाव के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मॉडल आचार संहिता एमसीसी का कानूनी आधार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 में दिया गया है। दूसरा कथन है, एमसीसी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यतः चुनाव की घोषणा के बाद लागू होता है और सत्तारूढ़ दल सहित सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बाध्यकारी होता है। तीसरा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 8 आपराधिक दोष सिद्ध एवं पर सांसद विधायक की अयोग्यता से संबंधित है। और चौथा कथन है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 में उल्लिखित है। तो अगर हम देखें एमसीसी कानून जो 1951 में आया था 1951 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि ये पहला गलत हो जाएगा। 1951 में आचार संहिता नहीं थी। दूसरा देखते हैं, एमसीसी ये बाध्यकारी होती है आचार संहिता सबके लिए, सही है। तीसरा, आपराधिक दोष सिद्ध से संबंधित है योग्यता के मामले में, ये सही है। ये 1950 ना होकर 1985 में राजीव गांधी द्वारा लाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। 1-4 गलत हो जाएगा, 2-3 सही हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत का संविधान अमेरिकी संविधान की तरह सख्त संघवाद को अपनाता है, जिसमें राज्यों को अपनी स्वतंत्र संप्रभुता प्राप्त है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल की शक्तियों को अपने अधीन कर सकते हैं। तीसरा है, संघ सूची और राज्य सूची दोनों पर संसद और राज्य विधानमंडल को समान शक्ति प्राप्त है। चौथा कथन है, संविधान की समवर्ती सूची केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से सुनिश्चित करती है। सही विकल्प चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 2 और 4, बी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी ऑप्शन है केवल 1 और 4। अगर हम इसको देखें तो भारत जो है सख्त संघवाद की तरफ नहीं जाता है, तो ये गलत हो गया पहला। और दूसरा है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य की कार्यपालिका और विधान मंडल की शक्तियों को अपने अधीन कर सकता है, बिल्कुल सही। संघ सूची और राज्य सूची दोनों पर संसद और विधानमंडल कानून बना सकते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि संघ सूची पे संसद और राज्य सूची पे राज्य विधानमंडल बनाता है और संघ सूची पे राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता, तो ये गलत हो गया। और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन दिया गया है, तो ये सही है। इस तरीके से देखें तो 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत की किस लोकसभा का कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है? ए ऑप्शन है चौथी लोकसभा, बी ऑप्शन है छठी लोकसभा, सी ऑप्शन है 9वीं लोकसभा और डी ऑप्शन है 12वीं लोकसभा। अगर हम इसको देखें तो 12वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष और 1 माह था, तो इसलिए सबसे कम कार्यकाल इसी का हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए। अभिकथन ए है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और कारण है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित होते ही सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसमें देखें तो आप पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। अगर हम इसको देखें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और 352 के तहत जब आपातकाल घोषित होता है सभी मौलिक अधिकार नहीं होते। 320-21 तो वैसे भी बचा रहता है। और अगर स्वतः की बात हो, स्वतः की, तो 19 भी बचता है। 358 के तहत स्वतः लागू होता है। और 20-21 को छोड़कर अगर सभी मूल अधिकारों को निलंबित करना है तो अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को घोषित करना होगा और वो बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल पे लगता है, तो ये गलत हो जाता है हमारा। तो पहला कथन सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला कथन है राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल केवल उसे निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति सभी मामलों में लागू होती है, चाहे वह अपराध राज्य कानून से संबंधित हो या केंद्र कानून से। तीसरा कथन है राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत उन अपराधों में क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिन पर राज्य कार्यपालिका की शक्ति विस्तृत होती है। चौथा कथन है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की दया शक्ति पूर्णतः व्यक्तिगत विवेकाधिकार पर आधारित होती है। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर को देखें तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, जबकि राज्यपाल केवल उसे निलंबित, परिहार और लघुकरण कर सकता है, तो ये बात सही है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति सभी मामलों में लागू होती है, चाहे वह राज्य कानून से संबंधित हो या केंद्र कानून। तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को राज्य कानून पर क्षमादान नहीं लागू होता, तो ये गलत हो गया। एक अनुच्छेद 161 के अंतर्गत अपराधों में क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जिन पर कार्यपालिका की शक्ति जिस पर लागू होते हैं उस पर राज्यपाल करता है, तो ये सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की दया शक्ति पूर्णतः व्यक्तिगत विवेकाधिकार पर नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पे होता है। इस तरीके से देखें तो 1 और 3 हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं तो 1 और 3 ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुपर 301 संबंधित है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संधि, बी ऑप्शन है परमाणु विस्फोट, सी ऑप्शन है मानवाधिकार, डी ऑप्शन है मुक्त व्यापार में अवरोध। अगर हम इसको देखें तो ये अमेरिका का कानून है और मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन है जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है, बी ऑप्शन जहां कोई उद्यमी अपने उद्योग प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है, सी ऑप्शन जहां उद्यमियों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं सरकार निःशुल्क प्रदान करती है, डी ऑप्शन है जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां से निर्यात करना आसान होता है और उत्पादन शुल्क से मुक्त होता है, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि बाजार सुधारों में ई नाम इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट होता है और पीएम आशा एमएसपी एश्योरेंस स्कीम दोनों को साथ लेकर चलने की चुनौती क्या है? पहला कथन है ई नाम पूरी तरह निर्यात उन्मुख है, जबकि पीएम आशा केवल आयात नियंत्रित करता है। दूसरा कथन है बी ऑप्शन है एक सामान्यतः मुक्त बाजार व्यवस्था है और दूसरी एमएसपी आधारित खरीद दोनों की नीति समन्वय कठिन है। सी ऑप्शन है ई नाम और पीएम आशा दोनों का लक्ष्य केवल बागवानी फसलों तक है। डी ऑप्शन है दोनों ही योजनाएं केवल निजी निवेशकों को लाभ पहुंचाती हैं। ई नाम जान लीजिए क्या है। ई नाम जो देश के व्यापारी होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जो कहीं से भी किसी भी मंडी का बाजार दाम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो इनाम जो होता है ये होता है एक सामान्य मुक्त बाजार व्यवस्था होती है जिसमें एमएसपी आधारित खरीद दोनों नीतियों का समन्वय कठिन हो जाता है, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। कहाँ गया? ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? ये चुनौती क्यों है? तो इसीलिए कठिन है। एक खरीद पर आधारित है, दूसरा मुक्त बाजार पर आधारित है। वहाँ पे व्यापारी वर्ग अपने इच्छा से स्वयं व्यापार करते हैं। 44 क्वेश्चन है। मान लीजिए आरबीआई लगातार सरकारी बांड खरीदता है और साथ ही रेपो दर घटाता है, इसका सबसे संभावित संयुक्त प्रभाव क्या होगा? तो जब आरबीआई कोई बांड खरीदता है तो इसका मतलब वो पैसे खर्च कर रहा है और पैसे खर्च कर रहा है तो मार्केट में मुद्रा बढ़ रही है, मुद्रा बढ़ रही, तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी, क्या होगा? क्या नाम है, उधार सस्ता हो जाएगा, उधार सस्ता होगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति घटेगी, ब्याज दरें बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह आसान होगा। सी ऑप्शन है केवल सरकारी ऋण घटेगा, बाकी पर कोई असर नहीं होगा। डी ऑप्शन है विदेशी मुद्रा भंडार स्वतः बढ़ जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ वही सरकारी बांड खरीदेगा तो क्या होगा, मुद्रा मार्केट में बढ़ जाएगी और ऋण आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। 41 नंबर पे चलते हैं। यदि भारत में केवल
खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ें, जबकि जबकि बाकी वस्तुएं स्थिर रहें, तो इसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ए ऑप्शन है लागत धक्का मुद्रास्फीति, बी ऑप्शन है मांग खींच मुद्रास्फीति, सी ऑप्शन है शीर्षक मुद्रास्फीति और डी ऑप्शन है कोर मुद्रास्फीति। अगर हम देखें इसको तो 41 नंबर में इसको कहेंगे शीर्षक मुद्रास्फीति में वृद्धि कहेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक आयाम क्या है? ए ऑप्शन है किसी प्रजाति की आवश्यकताओं की सीमा, प्रजाति की आवश्यकताओं की सीमा तथा पर्यावरण परिस्थितियों में उतार चढ़ाव के प्रति उसकी सहनशीलता, तो यही सही है और शेष ऑप्शन अगले उसमें है। ये 3 ऑप्शन ये हैं, पहला ही सही था, ये तीनों गलत हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक प्राकृतिक जैविक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो समान जीन पूल के साझा करने से जुड़ी होती हैं? ए ऑप्शन है वनस्पति आवरण, बी ऑप्शन है वनस्पति, सी ऑप्शन है प्राणी और डी ऑप्शन है प्रजाति। ये कह रहा है प्राकृतिक जैविक इकाई है के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें समान जीव समान जीन पूल के साझा जुड़े होते हैं। जो समान जीन पूल होता है ये प्रजातियों की विशेषता होती है, तो 43 में डी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियों पे है, दूसरा है लोकटक झील बरेल क्षेत्र में है और तीसरा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डफला पहाड़ियों पर है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही है? ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो जो नोक रेख है ये मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर स्थित है। लोकटक झील जो है बरेल क्षेत्र में, बरेल पहाड़ियों पे ना होकर केवल लोकटक मणिपुर में झील है उसमें है, तो ये बरेल क्षेत्र पे ना होकर गलत है। नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो मिसमी पहाड़ियों पे है, ये डफला दिया है तो ये गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 45 नंबर पे ध्वनि तरंगों में सम्मिलित है। ए ऑप्शन है एक संपीड़न तरंग और एक विलरण तरंग जो एक तरंग दैर्ध्य की दूसरे से अलग होती है और बी है संपीड़न और विरलन तरंगे एक के बाद एक, सी ऑप्शन है कई विरलन तरंगे एक के बाद एक, डी ऑप्शन है कई संपीड़न तरंगे एक के बाद एक। तो जब हम देखते हैं चिमटा को पटक के देखिए तो कैसे कंपन करता है, एक संपीड़न एक विरलन के बाद एक चलते रहते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाया जाता? मतलब क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन है शैवाल, बी ऑप्शन है कवक, सी ऑप्शन है आवृत बीजी, डी ऑप्शन है अनावृत बीजी। कवक मतलब फफूंद होता है, भुकुड़ी जिसको कहते हैं, इसी में देखिए तो हरा पदार्थ नहीं पाया जाता, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक विकार या रोग लैंगिक गुणसूत्रों में संख्यात्मक असमानता के कारण होता है? ए है टर्नर सिंड्रोम, बी है डाउन सिंड्रोम, सी है हीमोफीलिया और डी है अल्काइप्टोनुरिया। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, 46 की जगह 47 हो जाती है, तो इससे ही ये संख्यात्मक असमानता होती है। 48 है निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के बारे में सही नहीं है? तो इसको अगर हम देखें तो अगर 48 नंबर देखें, 47 में देखते हैं तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, जबकि सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। इसमें देखिए संख्यात्मक असमानता आ गई। 48 नंबर में है एक्स किरण के बारे में सही नहीं पूछ रहा है, तो पहला कथन है एक्स किरणें अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, दूसरा कथन है एक्स किरणें अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तीसरा कथन है सी है एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, डी है एक्स किरणों के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये सही है, माध्यम नहीं चाहिए, विद्युत चुंबकीय होते हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य नहीं होती, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट एक त्वचा रोग है जो किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है विषाणु, बी ऑप्शन है कवक, सी ऑप्शन है शैवाल और डी ऑप्शन है जीवाणु। तो जो एथलीट फुट होता है ये कवक के कारण होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक उपापचय उत्पाद
है जो कुछ पौधों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ए ऑप्शन है स्टार्च, बी ऑप्शन है टर्पेनाइड्स, सी ऑप्शन है माइलेट और डी ऑप्शन है शर्करा। तो द्वितीयक उपापचय की बात कर रहे हैं, द्वितीयक उत्पाद की, तो ये टर्पेनाइड्स होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। सूची 1 को सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 में यौगिक दिया है, सूची 2 में ऑक्साइड के प्रकार दिया है। ए पे H2O, बी पे Na2O, सी पे Al2O3 और डी पे CO2 दिया है। अगर हम इसको मिलान करें तो जो जल होता है ये उदासीन होता है, ये इसका pH वैल्यू 7 होती है। CO2 जो होती है ये होती है अम्लीय, CO2 होती है अम्लीय, और Na2 जो होती है ये होती है क्षारीय, और ये जो होती है उभयधर्मी होती है। मिलान कर लीजिए तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये जैसे यक्ष है ये, तो अगर इसको पढ़िए पहले, जाता गमन करता है तो ए उसकी चाल बढ़ जाती है तथा वह विलंब से दूर हट जाती है, बी उसकी चाल बढ़ जाती है तथा वह विलंब की ओर झुक जाती है, सी उसकी चाल घट जाती है तथा वह अविलंब से दूर हट जाती है, डी उसकी चाल घट जाती है तथा वह अविलंब की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश यहाँ से प्रवेश करता है सघन माध्यम से, जब विरल में जाता है तो विलंब से दूर हट जाएगा, और यहाँ पे विरल माध्यम में जा रहा है तो यहाँ पे उसकी गति बढ़ जाती है, तो ये जहाँ लिखा होगा वही से, तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अविलंब से दूर हट जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सीस्मोग्राम, बी ऑप्शन है सीस्मोग्राफ, सी ऑप्शन है सीस्मोस्कोप और डी ऑप्शन है सीस्मोमीटर। तो हम जानते हैं भूकंप की माप जो होती है सीस्मोग्राफ से की जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ए है बल एवं दाब, बी है कार्य एवं ऊर्जा, सी है आवेग एवं संवेग और डी है भार एवं बल। इसको देखें तो बल और दाब का जो विमा होती है वो विमीय सूत्र नहीं है। तो बल बराबर होता है, बल का सूत्र है यह बराबर एम में होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। इसी तरह दाब होता है तो द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है। मीटरिंग को कभी कभी समाचार, इसको देखिए, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। अगर हम इसको देखें तो ए ऑप्शन है मोटर कारों में CNG किट लगाना, बी ऑप्शन है शहरी घरों में पानी के मीटर लगाना, सी ऑप्शन है एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, डी घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। तो अगर हम इसको उत्तर देखें तो 55 का उत्तर होगा जाएगा सी, 55 का उत्तर सी हो जाएगा। एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 बाद 56 नंबर पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन पे, तो 56 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आकांक्षात्मक विकास खंड योजना ADBP के तहत 2024-25 में वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। इस संदर्भ में नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर पर विचार कर करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है 2024-25 की वार्षिक रैंकिंग में जालौन जनपद का विकासखंड शीर्ष रहा। कारण है आकांक्षात्मक विकासखंड योजना में शीर्ष ब्लॉक को 2.5 करोड़ रुपए प्रोत्साहन दिया जाता है। कूट है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी है केवल आर सही, सी है केवल ए सही और डी है केवल आर सही। तो अगर हम इसका उत्तर देखें तो दोनों कथन सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार सबसे पहले से बाद में लगाइए।
पहला ऑप्शन है यूनियन बजट 2025-26, दूसरा महाकुंभ 2025 शुरू, तीसरा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो राष्ट्रपति की स्वीकृत, चौथा है ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन और पांचवा है निसार प्रक्षेपण। तो हम जानते हैं जो महाकुंभ है ये 13 जनवरी से शुरू हुआ है, ये 1 फरवरी को हुआ है, 13 जनवरी हो गया, 1 फरवरी हो गया, उसके बाद वक्फ स्वीकृत हुआ, उसके बाद ब्रिक्स हुआ और सबसे अंत में निसार अभी जुलाई में हुआ। तो इस तरीके से मिलान करें 2 1 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। भारत में 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? ए ऑप्शन है जनवरी 2025, बी ऑप्शन है मई 2025, सी ऑप्शन है जून 2025 और डी ऑप्शन है जुलाई 2025। इसका उत्तर हम देखें तो जुलाई 2025 में हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में आयोजित एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में हुए? ए जापान में, बी कजाकिस्तान में, सी चीन में और डी दक्षिण कोरिया में। तो ये जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे ये चीन में आयोजित किए गए थे। 60 नंबर देखते हैं। भारत का प्रस्तावित भविष्य का मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा? ए ऑप्शन है PSLV XL, बी ऑप्शन है LMB-3, सी ऑप्शन है GSLV MK2 और डी ऑप्शन है SSLV। तो हम जानते हैं जो गगनयान भेजा जाएगा ये LMB-3 द्वारा भेजा जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण 2025 में किस रणनीतिक पहल की घोषणा की? ए ऑप्शन है पहाड़ी जलाशयों का उन्नयन, बी ऑप्शन है डीप वाटर ऑफशोर तेल एवं गैस भंडारों का अन्वेषण, सी ऑप्शन है चावल निर्यात को दुगना करना और डी ऑप्शन है समुद्री पर्यटन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना। तो यहाँ मामला रणनीतिक का है तो डीप वाटर ऑफशोर तेल और गैसों के भंडारण का अन्वेषण होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद आते हैं 62 नंबर। यूएन संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को विशेष वर्ष के रूप में वर्ष घोषित किया है। ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बायोटेक, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नैनोटेक, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हाइड्रोजन। इसका उत्तर अगर हम देखें इसको घोषित किया गया है सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्वांटम और प्रौद्योगिकी, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं। महाराष्ट्र में भारत की पहली ESG पर्यावरण सामाजिक इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नमेंट शासन लैब कहाँ स्थापित की गई? ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है नागपुर और डी ऑप्शन है नासिक। तो जो ESG लैब स्थापित हुई है ये मुंबई में स्थापित हुई है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 नंबर में है सरकार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक सूक्ष्म ग्रेनुलर बना रही है ताकि सौर व पवन ऊर्जा जनरेशन को स्थिरता मिल सके। पावर ग्रिड के 15 मिनट ऑपरेटिंग चक्रों के अनुरूप पूर्वानुमान सुनिश्चित करने हेतु यह सुधार आवश्यक है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मौसम पूर्वानुमान की ग्रेनुलर सटीकता क्यों महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है ताकि किसानों को अपने खेत में वर्षा का अंदाजा हो सके, बी ऑप्शन है ताकि पावर ग्रिड में ऊर्जा उत्पादन के परिवर्तनों को तुरंत समायोजित किया जा सके, सी ऑप्शन है ताकि लंबी अवधि की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट तैयार हो सके और डी ऑप्शन है ताकि वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान बेहतर लगा सकें। अगर हम इसका उत्तर देखें 64 नंबर का तो इसमें बी सही है ताकि पावर ग्रिड से ऊर्जा उत्पादन के परिवर्तनों को तुरंत समायोजित किया जा सके। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली? उत्तर प्रदेश के किस जिले को? ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है गाजीपुर, सी ऑप्शन है कानपुर देहात और डी ऑप्शन है लखनऊ। अगर हम 65 नंबर के उत्तर देखें तो ये है गाजीपुर में इसकी स्वीकृति मिली हुई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 नंबर पे। 66 नंबर कहता है कि हाल ही में अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? 66 नंबर में ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन और डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC। तो अर्जेंटीना ने जो निकलने को कहा है वो निकलने को कहा है WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से।
तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत 2024 में वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 41वें स्थान पर रहा। दूसरा है, स्विट्जरलैंड शीर्ष 5 लोकतांत्रिक देशों में शामिल है। तीसरा है, म्यांमार का स्कोर 0.96 रहा और वह सबसे नीचे स्थान पर रहा। सही कथन चुनना है। ए पर है केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। अगर हम 67 नंबर का उत्तर देखें तो इसमें लोकतंत्र सूचकांक में भारत 141वें स्थान पे था, बिल्कुल। स्विट्जरलैंड शीर्ष 5 में शामिल था, ये सही है। और सबसे अंतिम पर म्यांमार नहीं था। हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय क्या निर्धारित किया गया था? ए ऑप्शन है बौद्धिक संपदा और नवाचार सभी सतत भविष्य की ओर। बी ऑप्शन है बौद्धिक संपदा और संगीत, बौद्धिक संपदा की धड़कन को महसूस करें। सी ऑप्शन है बौद्धिक संपदा, महिला और युवा परिवर्तन के लिए नवाचार। डी ऑप्शन है हरित भविष्य के लिए बौद्धिक संपदा। तो जो ये बौद्धिक संपदा दिवस था, इसकी जो थीम थी वो थी बौद्धिक संपदा और संगीत, बौद्धिक संपदा की धड़कन को महसूस करें। तो 68 का क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा हमारा बी। 69 नंबर देखते हैं, हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हुआ, ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है GSLV-C 61, LVM 32, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C 61, चंद्रयान 3। डी ऑप्शन है चंद्रयान 3। तो अगर हम इसको देखें तो ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C 61 ये गड़बड़ हो गया था। 70 नंबर देखें, भारत मध्य एशिया संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, चौथा भारत मध्य एशिया संवाद जून 2025 में जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दूसरा है, इसका प्रमुख एजेंडा ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी इत्यादि था। ए ऑप्शन है केवल 1 सही, बी ऑप्शन है केवल 2 सही, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही, डी ऑप्शन है दोनों गलत है। तो 70 नंबर में देखें तो चौथा भारत मध्य एशिया संवाद जून 2025 में नई दिल्ली में हुआ, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख एजेंडा ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी था, ये भी सही है। हमारे दोनों सही हो जाएंगे और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेल कीजिए। तो जो उत्तर पश्चिम प्रांत था, ये सबसे पहले 1836 में रखा गया। फिर आगरा एवं अयोध्या 1902 में, संयुक्त प्रांत 1937 में और उत्तर प्रदेश 1950 में। 4321 4321 कहाँ है? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 71 नंबर में सी सही हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा महाभारत पर आधारित उद्यान किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है, यह उद्यान उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में स्थापित किया गया। बी ऑप्शन है, यह उद्यान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में स्थापित किया गया, जिसमें महाकुंभ 2025 की सांस्कृतिक झलकियां दिखाई गई। सी ऑप्शन है, यह उद्यान छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगलों में स्थापित किया गया। डी ऑप्शन है, यह उद्यान महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा पुणे में स्थापित किया गया, जिससे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी महाकाव्यों को दर्शाया गया। तो अगर हम इसको देखें तो महाभारत पर आधारित उद्यान जो बना है, ये उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, मुगल प्रशासन में जागीर प्रणाली और खालसा भूमि में क्या मूलभूत अंतर था? ए ऑप्शन है, जागीरें अस्थायी स्वामित्व देती थी, जबकि खालसा भूमि अस्थायी थी। बी ऑप्शन है, जागीरें प्रशासनिक सैन्य सेवाओं के बदले दी जाती थी, जबकि खालसा भूमि से राज्य का प्रत्यक्ष राजस्व आता था। सी ऑप्शन है, जागीरें केवल कृषकों को दी जाती थी, खालसा भूमि केवल अमीरों को दी जाती थी। डी ऑप्शन है, जागीरें दक्षिण भारत तक सीमित थी, जबकि खालसा भूमि उत्तर भारत की ओर थी। तो जागीरें जो थी ये आनुवंशिक होती थी, ये प्रशासनिक और सैन्य लोगों को दी जाती थी, ताकि वो सैन्य सेवाएं दे और उसके बदले उनको दी जाती थी। खालसा भूमि जो सुल्तान या राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, जिससे राज्य का प्रत्यक्ष राजस्व आता था, उसको कहते थे। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बातें जनरेशन बीटा के संदर्भ में सही है?
पहला कथन है 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जन्मे बच्चे इसमें आएंगे, मतलब जनरेशन बीटा में आएंगे। दूसरा कथन है यह पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीक से प्रभावित होगी। तीसरा है इसका नाम मार्क मैक्रंडल ने दिया है, प्रस्तावित किया है। और चौथा है यह पीढ़ी जनरेशन जेड के तुरंत बाद आती है। अगर इसको जनरेशन बीटा को देखें तो इसमें जो बच्चे 2039 तक जन्मेंगे वो आएंगे। इसमें एआई और उन्नत तकनीक प्रभावित करेंगे, सही है। मैक्रंडल ने इसको दिया है, ये भी सही है। जेड के तुरंत बाद आई है, ये गलत है। 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना किस सरकार द्वारा घोषित की गई? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, बी ऑप्शन है दिल्ली सरकार, सी ऑप्शन है पंजाब सरकार और डी ऑप्शन है राजस्थान सरकार। तो हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे, वहाँ पे पुजारियों के लिए योजना घोषित की गई थी जिसे पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना कहा गया, तो दिल्ली सरकार ने इसको घोषित किया था। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार कालक्रम के में व्यवस्थित कीजिए। 76 नंबर है चौथा बौद्ध संगीत, पहले नंबर पे, दूसरे पे पुष्यमित्र शुंग का उदय, तीसरे पे कलिंग युद्ध और चौथे पे है गुप्त साम्राज्य की स्थापना। तो हम देखें तो सबसे पहले कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद चौथी बौद्ध संगीत हुए, फिर इनका उदय हुआ और ये चौथे नंबर पे हो जाएंगे। तो 3, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 देखिए कलिंग युद्ध हुआ सबसे पहले, कलिंग युद्ध के बाद पुष्यमित्र शुंग आया, तब चौथी बौद्ध संगीत हुई, तब ये हुआ। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है। 76 नंबर देखते हैं। कथन है मौर्यकालीन प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था और कारण है अशोक के शिलालेखों में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। तो नहीं भैया, ये चोलों की व्यवस्था थी, तो ये गलत है, ए सही है। मतलब ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये दिया हुआ है, ए सही है, आर गलत है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 80 पे रोकेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गुप्तकालीन विज्ञान और गणित के योगदान हैं। एक है आर्यभट्ट द्वारा दशमलव प्रणाली, बी है वराहमिहिर का बृहत संहिता, सी है चरक संहिता का संकलन और डी है अष्टांग हृदय का लेखन। सही विकल्प चुनना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 2 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2 और 4। तो अगर हम इसको मिलान करें तो पहला आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली दिया था, वराहमिहिर ने बृहत संहिता दिया था। ये दोनों गुप्त काल से संबंधित हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं, सातवाहन काल की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ए ऑप्शन है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन है सिक्कों की दोहरी धातु प्रणाली, लेड और कापर, सी है रोमन साम्राज्य के साथ सक्रिय समुद्री व्यापार और डी है कर व्यवस्था का विकेंद्रीकरण। तो जो सातवाहन काल की सबसे बड़ी व्यवस्था थी वो थी रोमन के साथ व्यापार, रोमन साम्राज्य के साथ सक्रिय व्यापार थी। यदि आप 80 नंबर है, यदि आपको गुप्तकालीन समाज का शोध करना हो तो केवल निम्न स्रोत हैं। ए ऑप्शन है, एक है प्रयाग प्रशस्ति, बी है इलाहाबाद स्तंभलेख, सी है देवगढ़ शिलालेख। तो इनमें से किस स्रोत से राजनीतिक संगठन का सबसे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होगी? ए प्रयाग प्रशस्ति, बी देवगढ़ शिलालेख, सी दोनों में से कोई नहीं, डी दोनों समान रूप से नहीं। प्रयाग प्रशस्ति लेख से ही गुप्तकालीन समाज का पता चलता है। 81 नंबर है संगम साहित्य तमिलनाडु। संगम साहित्य तमिलनाडु वैसे ही है जैसे, ए ऑप्शन है बृहद्विशेष जैन धर्म से, धम्मपद बौद्ध धर्म से, सी गाथा सप्तशती प्राकृतिक साहित्य और डी चरिका पिटक जो है तंत्रिका तंत्र परंपरा से। तो ये हम अगर मिलान करें तो जिस तरह से संगम साहित्य तमिलनाडु से वैसे गाथा सप्तशती प्राकृतिक साहित्य से होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी 82 नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है? ए लाख बख्श, बी खुदाबंद, सी सिकंदर ए आम, डी शेरे हिंद। तो हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। 83 नंबर है सिंधु सरस्वती हड़प्पा सभ्यता की किस स्थली को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है चन्हूदड़ो। तो जो भारत का मैनचेस्टर है वो लोथल को कहा जाता है,
इस तरीके से 83 क्वेश्चन हो गए। शेष अगले वीडियो में मिलते हैं।